हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुरली मनोहर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, बेहतर होंगे। और चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं फिर से अपनी अगली क्लास। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 9th की एनसीईआरटी, और हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे साथियों। और हम लोगों ने उसमें देख लिया कि बास्तिल का किला में क्या हुआ, कहां से क्रांति शुरू हुई, कैसा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस प्रकार का समाज था। और हम लोग जो पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से 1774 ईस्वी में वहां का सम्राट चेंज हुआ, एक महज 20 वर्ष का लड़का सम्राट बना, उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुई। उस समय राजकोष खाली था, क्यों खाली था, तो उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उस समय राजकोष खाली क्यों था, उसके क्या कारण थे, उस समय कि समाज कैसे था। तो उस समय समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द लास्ट वन इज थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेज में थे पादरी वर्ग, जो पुरोहित वर्ग होता है, जो चर्च होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें थे कुलीन वर्ग, इसको इंग्लिश में नोबल भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें थे किसान, मजदूर और अन्य पेशेवर लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया था कि पेशेवर लोग कहने का मतलब जो वकील थे, डॉक्टर थे, जमींदार वगैरह भी थे, जो बिजनेस करते थे, वो सभी लोग तृतीय वर्ग में आते थे। पहला और दूसरे वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार थे, ये हम लोगों ने देख चुका था। विशेषाधिकार क्या होता है ये हम लोग समझ चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है, और 2 प्रकार के करों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, टाइड और टेले। टाइड एक धार्मिक कर था, टेले एक प्रकार का राज्य के द्वारा लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में कि बताइए फ्रांस की मुद्रा का, अभी वर्तमान मुद्रा का क्या नाम था। पुरानी मुद्रा तो लिब्रे थी, जो 1794 ईस्वी के आसपास उसको समाप्त कर दिया गया था। तो आशा करता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखे होंगे। आगे हम लोग उस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे जीने का संघर्ष क्या था उस समय, जीने का संघर्ष, और उस चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.5 करोड़ थी, जो 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। 1715 ईस्वी में ये जनसंख्या कितनी थी? 2.3 करोड़, ठीक है साथियों, 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ तक ये जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने से साथियों प्रॉब्लम क्या आई कि अनाज का उत्पादन का मांग, अनाज का मांग बढ़ गया। अनाज का मांग, अब इकोनॉमिक्स में बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी चीज का डिमांड जो है, अगर किसी का मांग बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी क्या होगी? कीमत भी बढ़ेगी। मांग बढ़ने से कीमत बढ़ती है, तो अनाज का मांग बढ़ गया तो कीमतें भी बढ़ने लगी। इसलिए कहा जाता है कि अभी भी आप अक्सर सुनते होंगे, इतिहास से यही सीखने को मिलता है कि हम, इतिहास का उद्देश्य यही होता है कि हम उसे वर्तमान में सीख लें और अपने भविष्य को सुधारें। देखिए, आप देख सकते हैं फ्रांस में जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने से चीजें महंगी हो गई, जिसको लोग, और इतनी महंगी हो गई कि सामान्य से सामान्य वस्तुओं को भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसको खरीदने में असक्षम हो गए। आज देखिए, क्या यह डिमांड भारत में भी नहीं उठ रही है कि जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण लगना चाहिए? आप खुद बताइए कि ये जनसंख्या नियंत्रण लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। देख सकते हैं फ्रांस में भी जब जनसंख्या बढ़ी तो अनाज, उसी प्रकार से अगर भारत में भी जनसंख्या बढ़ेगी और बढ़ ही रही है तो अनाज में और अन्य चीजें महंगी होंगी ही होंगी साथियों। यही इतिहास से हमें सीखना, ठीक है। तो जैसा कि हम अभी देख रहे थे कि अगर इतिहास से यही सीखने को मिलता है कि अगर वस्तुएं, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, वस्तु की मांग बढ़ेगी तो फलस्वरूप क्या होगा कि कीमत बढ़ जाएगी। और हुआ वही साथियों की फ्रांसीसी जो समाज था 1715, उसमें जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई, लगभग 50
लाख जनसंख्या बढ़ गई 1789 ईस्वी तक और लोगों ने अनाज की मांग में वृद्धि की। फलतः क्या हुआ कि अनाज की कीमतें बढ़ गई। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर मान लीजिए, ठीक है, तो अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ उस समय क्या था दोस्तों? पावरोटी था। जैसे भारत में चावल और रोटी है, वहां पर ब्रेड होता था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। कामगार जो होते थे, मजदूर जो होते थे, वो कारखानों में काम करते थे और उन कारखानों के मालिक ही यह तय करते थे कि उन मजदूरों की सैलरी, वेतन या मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई की दर से नहीं बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु की कीमत इस वर्ष 100 रुपए है और आपकी इनकम अगर 100 रुपए है तो आपको यह वस्तु ज्यादा महंगी नहीं लगेगी। लेकिन अगर अगले साल वस्तु की कीमत बढ़कर 100 से 150 हो जाए और आपकी सैलरी इनकम बढ़कर 110 रुपए हो जाए, तो आपको बताइए कि यह सामान आपको महंगी लगेगी कि नहीं, क्योंकि यह अब आपके इनकम से ज्यादा बड़ी रकम है। इसलिए वही हुआ कि महंगाई की दर के हिसाब से उनकी जो मजदूरी दर है वो नहीं बढ़ रही थी। तो अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया। और इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ चित्र नंबर 3 आप देख सकते हैं। मकड़ा और मक्खी का जो यह चित्र है, ये नाम जो है चित्रकार ने बनाया है और बड़ा अच्छा चित्रण किया है इसमें कि जो सेठ है, जो जमींदार है, उसे मकड़ा के रूप में दिखाया गया है और जो गरीब व्यक्ति है वो मक्खी के रूप में है। जिस प्रकार मक्खी किसी मकड़े के जाल में जाकर फंस जाता है और फिर मकड़ा बड़ा आराम से धीरे धीरे उसका शोषण करते हुए उसे निचोड़ लेता है और निगल जाता है। यह चित्र कुछ उसी प्रकार का दिखाया गया है। बड़ा सोचा समझा यह चित्र है। इसमें कुछ बातें हैं कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान क्या है? मक्खी। इस चित्र में कुलीन व्यक्ति को क्या बताया गया है? मकड़ा। और किसान को क्या बताया गया है? मक्खी बताया गया है साथियों। और यहाँ पर कुछ लिखा गया है जिसको हिंदी में लिखा गया है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार कर तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। कुछ यही स्थिति भारत में भी थी कि जमींदार सेठ हो गए थे, मोटू हो गए थे और किसानों की स्थिति बद से बदतर। और जहां पर भी यह सिनेरियो बनेगा, जहां पर भी ऐसा सीन होगा दोस्तों, वहां पर विद्रोह होगा ही होगा। नील की जो खेती के समय आप पढ़े होंगे चंपारण सत्याग्रह, उसका कारण भी कुछ ऐसा ही था, किसानों पर अत्याचार हो गया था। तो फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले, सूखा मतलब जब बारिश ना हो, सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। ओले मतलब जो बर्फबारी हो जाती है प्राकृतिक रूप से, तो और जो है इस दोनों ही स्थितियों में फसल क्या हो जाती है साथियों? बर्बाद हो जाती है। और फसल बर्बाद होने से किसानों के पास पैसे रहते नहीं हैं कि लगान वो चुका सके। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। और ऐसे जीविका संकट कहने का मतलब कि वह स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए, जब आपको अपने जीवन को गुजारा करने के लिए भी जो संसाधन है वो कम पड़ जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं जीविका संकट। प्राचीन राजतंत्र के दौरान यह फ्रांस की काफी आम समस्या थी। और जीविका संकट के अगर चीजों को हम देखें तो हम अपने लॉकडाउन के समय को जरा याद करें साथियों, तो इसमें देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग जो मजदूर बाहर काम करते थे, उनके सामने यह समस्या आ गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों कि जीविका का संकट उत्पन्न कैसे होता है। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा इसे एक क्रियाकलाप चित्र नंबर 4 से दर्शाया गया है। इस चित्र को देखेंगे हमें ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि फ्रांस में या कहीं भी, ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, ये किसी भी समाज की बात है, जीविका का संकट होता कैसे उत्पन्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले होती है फसल खराब जब फसल हो जाती है तब आगे नतीजा क्या होता है? अन्न का अभाव। जाहिर सी बात है, अगर फसल खराब हो जाएगी तो अन्न का अभाव हो जाता है, अन्नाभाव हो जाता है। अन्न का अभाव होने से क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों की कीमत, जाहिर सी बात है, हम अभी बताएं कि अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत क्या होगा?
कीमत भी बढ़ेगा। और दूसरा केस है कि अगर पूर्ति किसी वस्तु की घटेगी तो उस कंडीशन में भी कीमत क्या होगा, बढ़ेगा साथियों। इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको मांग का नियम कहते हैं। तो जिस प्रकार से अगर मांग बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति घट जाएगी, अन्न का अभाव हो जाएगा तो अन्न का सप्लाई घट जाएगा साथियों। अन्न का सप्लाई घट जाने से कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा साथियों। तो वही हुआ, खाद्य पदार्थों की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। खाद्य पदार्थों की कीमत तेजी से बढ़ने लगी, यानी खाद्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि होने लगी। कीमत में वृद्धि होने लगी। अब हुआ क्या यहाँ पर, तो गरीब, जाहिर सी बात है जब कीमत बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी तो गरीब लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। तो गरीबों में जो है गरीब गुरबा पावरोटी करने में पावरोटी नहीं खरीद सकते साथियों। गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद सकते। नतीजा क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे यहाँ पर तब फिर खाद्य दंगा होगा, खाने के लिए लड़ाई हो जाएगा, लोग एक दूसरे से झगड़ पड़ेंगे खाने के लिए। दूसरा नतीजा क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है इन और दोनों ही चीजों से क्या होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर क्या होगा, कमजोर होगा। शरीर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, कि महामारी, मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी साथियों, जाहिर सी बात है ना। खाद्य दंगा होगा तो लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, काटेंगे खाना के लिए। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में भी लोग मरेंगे। और अगर दंगा नहीं होगा तो लेकिन खाना तो मिल नहीं रहा है, खाना मिलेगा नहीं तो स्वरूप उसका रिजल्ट क्या होगा कि शरीर कमजोर पड़ जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में मृतकों की संख्या में क्या होगा साथियों, वृद्धि हो जाएगा। और इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से महामारी का जन्म होगा। और यह साइकिल चलता रहता है और इसी से जो है समाज में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। और अनिश्चितता उत्पन्न होने से जो है ऐसी विरोध की जो है ज्वाला लोगों के अंदर भड़कती है। फ्रांस के समाज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जहां जहां विरोध भड़का है इतिहास में, हम ये देखते हैं कि कुछ यही स्थिति मोर एंड लेस बनती है कि फसल खराब होती है, अन्न का अभाव होता है, अन्न की कीमतें बढ़ जाती हैं। अन्न की कीमत बढ़ने से लोग उसे खरीद नहीं सकते हैं। खरीद नहीं सकने से या तो खाद्य दंगा होता है या लोगों के शरीर कमजोर हो जाते हैं। जब शरीर कमजोर हो चाहे खाद्य दंगा हो, दोनों ही कंडीशन में लोग मरने लगते हैं और मरने से फिर महामारियां फैलती हैं। और इन सब चीजों से पूरा समाज एक जो है अराजकता का पूरा माहौल जन्म ले लेता है। और इसमें हम लोग इसे कहते हैं जीविका का संकट। इसे ही क्या कहते हैं साथियों, जीविका का संकट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इसे डायरेक्ट बना दें, इस डायग्राम को बिल्कुल डायरेक्ट बना दें साथियों। आगे हम लोग पढ़ेंगे उभरते मध्य वर्ग से विशेषाधिकार के अंत की कल्पना। जाहिर सी बात है विद्रोह ऐसा बात नहीं है कि हुआ नहीं था, इस समय से पहले भी हुआ था विद्रोह फ्रांस में, ठीक है। लेकिन जो हुआ एक इस समय की खासियत रही कि जब इस समय में एक नया वर्ग का जन्म हुआ, उसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास। जो है एक नया वर्ग, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ इस समय में। मध्यम वर्ग क्या होता है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने सामाजिक बनावट को देखा था उसमें पादरी वर्ग को देखा पहला स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे कुलीन वर्ग को देखा और तीसरे स्टेज पे किसान और मजदूरों को देखा। तो तीसरे ही स्टेज में एक वर्ग था जो पढ़े लिखे होते थे। एक वर्ग ऐसा भी था जो लोग पढ़े, ये मध्यम वर्ग की विशेषता क्या थी कि ये पढ़े लिखे होते थे। साथ ही साथ थोड़े पैसे भी इनके पास ज्यादा होते थे,
बिजनेस करके उस समय आपको पता होगा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो ये ऐसा बात नहीं कि बहुत ही मध्यम वर्ग गरीब नहीं होते थे, एकदम गरीब नहीं होते थे। तो इसलिए ये एकदम जो है ये एकदम गरीब नहीं होते थे, नहीं होते थे। ठीक है, दो बातें हो गई। और तीसरी जो बात होती थी कि ये वर्ग भी जो है तृतीय वर्ग में आता था, तृतीय वर्ग में आता था, जिसके कारण इन्हें भी टैक्स, जिसको हिंदी में साथियों कर कहते हैं, टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए गरीब किसान के साथ बात होती थी कि वो ना पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो होता क्या है कि वो भगवान की माया समझकर चुप हो जाते थे कि अरे चलो भगवान ने हमें इस क्लास में जन्म दिया है, तृतीय वर्ग में जन्म दिया है, क्या कर सकते हैं भगवान, क्योंकि देवीय परंपरा थी। राजा खुद को अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि, ये ऐसा नहीं है कि भारत में बताते थे। भारत में जो गुप्त साम्राज्य आप देखिएगा तो उसमें भी राजाओं ने खुद को भगवान का प्रतिनिधि बताया है। अगर आप जितने भी इस्लामिक राजाओं को भी देखिएगा तो उन्होंने अपने आप को पैगंबर का प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित किया है। उसका कारण होता था कि उनकी बातों की मान्यता ज्यादा हो। उसी प्रकार से फ्रांस में भी जो है जो सम्राट होता था वो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। तो ये जो है किसान ये चीज सोचकर जो है रह लेता था, संतोष कर लेता था कि क्या कर सकते हैं, भगवान ने उनको राजा बनाया है, इनको कुलीन बनाया, उनको पादरी बनाया है ना, उसलिए सम्मान देते थे। लेकिन ये जो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पढ़े लिखे होते थे। पढ़ने लिखने से क्या होता है, पढ़ने लिखने से आपका दिमाग विकसित होता है। आप सोचते हैं भाई हम क्यों किसी जो कोई खास वर्ग में जन्म लिया है हम उसको क्यों इज्जत दें, ना हम जान रहे हैं। आप बिल्कुल आप भी देखिए आपके मन में भी ये आता होगा कि हम किसी पंडित को क्यों इज्जत दें, अगर वो उसका कृत्य पंडित वाला नहीं है तो। अगर कोई राजपूत है अगर उसका कृत्य राजपूत वाला नहीं है तो वो राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। अगर वो पंडित है अगर उसके कृत्य पंडितों वाले नहीं है, ब्राह्मणों वाले नहीं है, वो दूसरे को ज्ञान देने का काम ही कर रहा है, वो दूसरे को सिर्फ बकवासबाजी में लगा हुआ है, तो आप उसको इज्जत कतई ना दें। ठीक है, तो यही लोग जो है ऐसा इन लोगों ने भी सोचा कि भाई ये लोग चूंकि पढ़े लिखे होते थे और दूसरी बात कमाते थे, अपना कमाई मेहनत की कमाई होती थी, और ये लोग सोचते थे कि हम मेहनत की कमाई में अपना टैक्स दे रहे हैं। लेकिन चर्च के लोग या कुलीन वर्ग के लोग सिर्फ उस खास तरह के कास्ट में जन्म लिया है उन्होंने, इसलिए वो अपना टैक्स ना दे। ऐसा क्यों, ये नाइंसाफी क्यों? तो वहां से जो है एक नया तरह का क्रांति का शुरुआत हुआ, क्योंकि ये लोगों ने ये बात सोचना शुरू किया कि विशेषाधिकार का अंत होना जरूरी है। यहाँ से ये बात इस क्रांति की शुरुआत हुई साथियों। मध्य वर्ग फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है फ्रांसीसी क्रांति में। तो ये जो है पहले भी कर बढ़ने और एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि किसान और कामगारों ने विद्रोह नहीं किया था, लेकिन चूंकि जैसे 1857 की क्रांति याद कीजिए साथियों, वो विफल क्यों हुई? क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया था उस समय। याद कीजिए कई कारणों में एक कारण था कि लोगों में एकता नहीं थी। जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो इसे खुद को दूर कर लिया। धीरे धीरे पढ़े लिखे लोगों ने समझा, और पढ़े लिखे लोग जब साथ आए तो याद कीजिए कि धीरे धीरे हमारा देश 1947 को आजाद हो गया। तो यही चीज वहां हुआ, वहां पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को थोड़ा जल्दी समझ लिया कि आखिर विशेषाधिकार उन लोगों को क्यों मिले। तो फिर जो है परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेवारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई। ये तीसरे स्टेट के आते थे, तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध थे, ये गरीब नहीं थे, और ये पढ़े लिखे थे जो समृद्ध थे और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। तो 18वीं सदी का उदय फ्रांस में कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस में जो सामाजिक वर्ग जो मध्य वर्ग था उसका उदय कब हुआ? तो उसके उदय हुआ है 18वीं सदी में। ठीक है, तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक
समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। इन्होंने संपत्ति अर्जित की, इंटरनेशनल ट्रेड करके, समुद्र को पार करके, है ना, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्रों के माध्यम से, ठीक है, निर्यात किया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोगों से खरीद लेते थे। निर्यात करना, यहाँ एक शब्द है दोस्तों, निर्यात। निर्यात का क्या मतलब होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहते हैं। तो जब कोई वस्तु में बना हुआ सामान, देश में बना हुआ सामान देश के बाहर बिकने के लिए जाए, अपने देश की सीमा से बाहर बिकने के लिए जाए, तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं। और जब किसी देश में बाहर की देश की बनी हुई वस्तु अपने देश में आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात, इंपोर्ट। ठीक है साथियों, आयात और निर्यात ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि क्या बात है इसमें आगे, कि निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, जैसे मैंने कहा इसमें पेशेवर वकील, जो पेशेवर लोग होते थे जैसे वकील, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए लोग, ये सभी शामिल होते थे। यानी इस मध्य वर्ग में जो है कौन कौन शामिल होता था? इसमें ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए हो सकता है आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन मध्य वर्ग के कहलाएंगे? ऑप्शन नंबर ए वकील, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। जाहिर सी बात है, ये पढ़े लिखे थे, तो इनका मानना क्या था कि समाज के किसी भी वर्ग के पास कोई जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक तथा जियो-जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। तो स्वतंत्रता, तो ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता और समान नियम एवं समान अवसर की अवधारणा किसने दिया? तो दो बहुत फेमस दार्शनिक हुए, एक थे जॉन लॉक, ये इंग्लैंड के थे, जॉन लॉक, और एक रूसो। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। मेरा आपसे निवेदन होगा कि कमेंट बॉक्स में आप रूसो और जॉन लॉक के बारे में 5-5 लाइन लिखने की कृपा करें, या नहीं तो इन लोगों को के बारे में मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। इसमें 2-3 दार्शनिक का नाम है, एक दार्शनिक को हम लोग थोड़ा अगले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी थोड़े सा चैप्टर की ओर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर की ओर ही देखते हैं। तो जॉन लॉक और जियो-जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक का नाम याद रखेंगे। 2 बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। पुस्तक के लेखक तो 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुस्तक का नाम पूछा जाता है। गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। मैंने पहले ही कहा था कि लगभग विश्व के हर देश का यही नियम है, जो राजा होता था वो खुद को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का प्रतिनिधि बताता था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि तभी उन संविधान तो था नहीं, राजा की बात कोई माने कैसे? तो लोगों को भगवान में आस्था होती थी, जो जिस धर्म के हैं वो उस धर्म के भगवान को मानते थे, तो इसलिए वो लोग अपने आप को
जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए इसे देवीय अधिकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवीय अधिकार। देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। और लेकिन जॉन लॉक ने अपनी इस पुस्तक में इस देवीय अधिकार के सिद्धांत को कि क्यों भाई, क्यों कोई खास व्यक्ति पे ही देवी जो है कृपा करेगी, है ना, इन्होंने ये चीज बताया। आगे चलकर रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने, एक और दार्शनिक का नाम आ गया साथियों, मॉन्टेस्क्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। इन सारे दार्शनिकों को हम लोग एक अलग क्लास में एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण होंगे उनके जीवन जो है जीवनी के को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, पुस्तक के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने इस पुस्तक को लिखा था। नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन, तो इन्होंने इस पुस्तक में बताया क्या है? इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है? शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन किस प्रकार से, शक्ति का विभाजन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से शक्ति का विभाजन हो? तो एक हो विधायिका, क्या हो? विधायिका। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा हो न्यायपालिका, न्यायपालिका। इनका कहना था कि नहीं, डेस्पोटिक पावर नहीं होना चाहिए, निरंकुश शक्ति, राजा सभी शक्तियों का मालिक नहीं होना चाहिए, जरूरी है कि शक्तियों का विभाजन हो। ये किसने कहा था? ये सबसे पहले हालांकि कहा था लॉक ने। लॉक की धारणा को आगे बढ़ाया रूसो ने, और रूसो की ही बात को और आगे बढ़ाया मॉन्टेस्क्यू ने, और उन्होंने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज के नाम से। और इस किताब में उन्होंने शक्तियों का विभाजन बताया कि एक राज्य में शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये क्या बताइए हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में संसद है विधायिका के रूप में, कार्यपालिका है और न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इन तीनों का अपना अपना काम बटा हुआ है, और कोई भी एक गलत करता है, जब कोई संसद में गलत बिल, याद कीजिए किसान बिल बना तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे संज्ञान में लिया और उस बिल को वापस करवाया। जब भी जनता के अगेंस्ट कोई नियम आ जाए तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री कुछ भी नियम बना देंगे और वो सभी जनता पे थोप सकते हैं, क्योंकि शक्तियों का भारत में विभाजन है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। तो उसी प्रकार इस धारणा को सबसे पहले जो व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू ने जो किताब में यह धारणा दी है उस किताब का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन सब बातों को हम लोग याद रखेंगे साथियों, ठीक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। यूएसए सबसे पहला लोकतांत्रिक देश है। आपको याद होगा कि सबसे पहला लोकतांत्रिक देश, सबसे पुराना संविधान अगर किसी देश का है तो यूएसए का है, और सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो गर्व की बात है कि वो सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है साथियों। तो ये 2 लाइन आपको जरूर याद रखना चाहिए कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का, यूएसए का। और सबसे नया, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो हमारे देश भारत का है, क्योंकि ये विविधताओं का देश है, सबको साथ लेके चलने का देश है, इसलिए सबको साथ लेके चलने में हमारा संविधान सबसे बड़ा बन गया है। आगे देखते हैं, फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अमेरिका में सबसे बड़ी बात क्या है साथियों कि वहां मानवाधिकार बहुत अच्छा है। मानवाधिकार की बात कही जाती है। आप देखें आईएसआईएस जो है एक बार एक अमेरिकन सिटीजन को जो है मार दिया था, अमेरिका घुस के गद्दाफी को मारा था। तो अमेरिका में मानवाधिकार बहुत जबरदस्त अच्छा है, ठीक है। इस बात को हम लोग देखेंगे और देखते भी हैं समय समय पर।
दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउस जैसे यहाँ चाय की टपरी पर चर्चाएं होती हैं, वैसे वहाँ कॉफी हाउस होते थे, कॉफी हाउस में चर्चाएं होती थी। सैलून यानी सैलून के गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। लोग जो है देश के मुद्दों पर बात करते थे। भारत में भी जैसे चौराहों पर चाय पीते पीते बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे सुलझा दिए जाते हैं, उसी तरह से पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इन जो दार्शनिक विचारों का प्रचार प्रसार था बड़ा जबरदस्त हुआ। भारत में भी होता था इसी प्रकार से। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था। ठीक है साथियों, तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं भारत में भी कुछ ऐसा ही होता था। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय अखबारों को लोग चौराहों पर पढ़ते थे जोर जोर से, ताकि सभी लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे वो भी सुन सके। और आज का हम लोगों का यह एक पहला अध्याय खत्म हुआ। आगे हम लोग फिर फ्रांसीसी क्रांति के अगले अध्याय को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, क्रांति की शुरुआत को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार फ्रांसीसी समाज था, किस प्रकार से लोग एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उसने फ्रांसीसी क्रांति में अपना योगदान दिया। किस प्रकार कुछ हम लोगों ने दार्शनिक को भी देखा, उनके विचारों को भी समझा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी मुहिम है कि हर उस बच्चे तक पहुंचूं जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, मैं उसे क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूं। आगे हम लोग क्लास 10th को भी देखेंगे। साथियों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे साथियों। ठीक है, धन्यवाद।